गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 और उसके पाठ 8 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है कन्यादान और इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है ऋतुराज। तो आइए हम इस कविता के सार के बारे में जानें। कवि ने कन्यादान में माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता को प्रतिपादित करते हुए नए सामाजिक मूल्यों को परिभाषा देने का प्रयत्न किया है। माँ अपनी युवा होती हुई बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, पर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण अब कुछ और सोचती है। पहले उसके प्रति कुछ अलग तरह के डर के भाव छिपे हुए थे, पर अब उनकी दिशा और मात्रा बदल गई है। इसलिए वह अपनी बेटी को परंपरा उपदेश नहीं देना चाहती, उसके आदर्शों में भी परिवर्तन आ गया है। बेटी ही तो माँ की अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके दुख सुख की पूंजी होती है। बेटी अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है, वे भोली भाली और सरल थी। उसमें सुखों का आभास तो होता था, पर उसे जीवन के दुखों की ठीक से पहचान नहीं थी। वह तो धुंधले प्रकाश में कुछ तुक और लयबंद पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास मात्र करती है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, उसे जीवन में संभल कर रहना पड़ेगा। पानी में झांककर अपने ही चेहरे पर ना रीझ कर और आग से बचकर रहने की सलाह उसने अपनी बेटी को दी। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। वस्त्रों और आभूषणों का लालच तो उसे जीवन के बंधन में डालने का कार्य करता है। माँ ने कहा कि उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए, उसे सचेत दृढ़ होना चाहिए। जीवन की हर स्थिति का निर्भय पूर्वक डट कर सामना करना आना चाहिए। आइए अब हम इस कविता की पहली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख खामचा नहीं जाता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कवि कहता है कि माँ ने अपने जीवन में जीते जी जिन दुखों को भोगा था, सहा था, उसे अपनी लड़की का विवाह करते हुए कन्यादान के समय वह सब समझाना और उसे उसकी जानकारी देना बहुत ही अधिक आवश्यक था और सच्चा भी था। उसकी बेटी ही तो उसकी अंतिम पूंजी और संपत्ति थी। जीवन के सारे सुख दुख वे अपनी बेटी के साथ ही तो बांटती थी। चाहे बेटी का विवाह वह कर रही थी, पर अभी उसकी बेटी बहुत समझदार नहीं थी। उसे दुनियादारी को नहीं समझा था। वह अभी बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी थी। वे दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती थी, लेकिन अभी उसे दुखों को भली भांति समझना और पढ़ना नहीं आता था। ऐसा लगता था कि अभी वे धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों को पढ़ना ही जानती थी, पर उन्हें अर्थ समझना उसे नहीं आता था। अर्थात वे दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें चालाकी अभी नहीं आई थी कि वे दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय कर पाती। आइए अब कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानें। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि के अनुसार माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते न रहना। केवल अपनी सुंदरता और बनावट श्रृंगार की ओर ही ध्यान देने की तुम्हारी ये व्याप्यता नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वे डूबकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उससे सावधान रहना। और आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, वे जलने और जलकर मर जाने के लिए नहीं होती। इसलिए उसका शिकार न बनना। नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं। ये शाब्दिक धोखे हैं जो स्त्रियों को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि तुम लड़की बने रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई ना देना।
और सचेत रहना, समाज में व्याप्त परिवर्तनों को भली भांति समझना। ये संसार निर्मम है, इसलिए उसे भली भांति समझना।